Everyone, so welcome back to the next class on the Sankalp batch. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. लास्ट लेक्चर में हमने है ना कुछ बेसिक से प्रेपरेशन रिएक्शंस वाला पार्ट हमने कवर किया था. तो अभी नेक्स्ट पार्ट में अब हम थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ जाएंगे जहाँ पर हम मैकेनिज्म को समझेंगे. अल्फा हाइड्रोजन्स कितनी एसिडिक होती हैं कार्बोनिल में, उनकी एसिडिटी की वजह से एनोलेट आयंस बनते हैं, एनोल्स बनते हैं, क्या होता है, कैसी रिएक्शंस होते हैं, राइट. तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन को एंड दिस डिस्कशन विल फाइनली गो इनटू द मेजर रिएक्शंस लाइक एल्डोल, कैनिजारो, है ना, वो सारे फिर इसी डिस्कशन में आगे आएंगे. तो यस, दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ द लेक्चर नंबर 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन. एंड लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे. स्टार्टिंग विद बेंजाइल अल्कोहल, आउटलाइन अ सिंथेसिस फॉर फिनाइल इथेनॉल. देखिए, पहली बात है फिनाइल इथेनॉल. दोनों एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम देख लेते हैं, है ना, दोनों में स्ट्रक्चर क्या क्या होगा. देखो, तो फिनाइल इथेनॉल का अगर आप नॉर्मली नंबर ऑफ कार्बन भी देखें तो कार्बन ऐड हो रहे हैं, है ना, और आपके पास बेंजाइल अल्कोहल था. तो स्टार्टिंग हमारे पास थी बेंजाइल अल्कोहल, दिस वन, और इसको हमें कन्वर्ट करना फिनाइल इथेनॉल. देखिए, इथेनॉल का मतलब क्या है, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड, ठीक है. एंड क्योंकि एक साइड फिनाइल अब इथेनॉल दिया है ना, तो आप इसमें क्या नहीं बना सकते, कीटोन नहीं बना सकते, ठीक है. तो ये CH2CHO ये आपको करना पड़ेगा. मतलब 2 कार्बन की मेन चेन होगी, और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पर मेंशन तो किया नहीं कि 2 के ऊपर लगा है फिनाइल ग्रुप. और लग कहाँ सकता था, क्योंकि इस कार्बन पे तो एक हाइड्रोजन होना ऑब्वियसली होना ही चाहिए, क्योंकि इथेनॉल है, एल्डिहाइड है. तो ये तो ग्रुप CHO पक्का हो गया. तो ऑब्वियसली बात है यही कार्बन बचा जिसके ऊपर फिनाइल लगेगा. तो पोजीशन को मेंशन करना जरूरी था नहीं. देयर इज ओनली 1 कार्बन जिसके ऊपर फिनाइल एज अ ब्रांच लग सकता है. तो ये आपका फिनाइल इथेनॉल बन गया. अब एक कार्बन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है. तो CHO कैसे बनाएंगे आप. देखो, CHO बनाने का क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है. यहाँ पर एक कार्बन है, आपको एक कार्बन तो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. तो एक कार्बन ऐड करने का क्या तरीका होता है, OH को अगर आप साइनाइड में कन्वर्ट कर दें CN में, और CN का आगे फिर स्टीफन रिडक्शन कर दें SnCl2HCl के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, परफेक्टली बन जाएगा, ठीक है. दैट विल बी द बेस्ट मेथड. तो फर्स्ट आप इसको ट्रीट करिए THCl विद pyridine, सेकेंड में KCN के साथ ताकि साइनाइड बन जाए, और थर्ड में करवा दो स्टीफन्स रिडक्शन, बस बन गया. सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको पूछा क्या, साइनाइड के ऊपर आपका MgBr अटैक कर रहा है. तो MgBr क्या करेगा, ये फिनाइल रिंग जो है यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा, और अल्टीमेटली यहाँ पर आपको लग जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है. दिस विल बी C, ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसका डबल बॉन्ड N MgBr, और यहाँ पे आपका लग जाएगा बेंजीन रिंग, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस के बाद ये वाला पार्ट उठ के पूरा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस इज द फाइनल आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट, प्रोवाइड द रिएजेंट्स एंड इंडिकेटेड इंटरमीडिएट्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. देखो, पहले आपका ब्रोमिनेशन करवाना है बेंजीन पे, कहीं पर भी करवा लो. उसके बाद Mg के साथ MgBr बन गया, PH MgBr, फिर HCHO से क्या हो जाएगा, PHCH2OH, ठीक है. एंड PCC से आपका अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा. जो आपका अल्कोहल बनता है वो PCC से अल्डिहाइड स्टेज तक ही ऑक्सीडाइज होता है, फर्दर नहीं होता. एंड KMnO4 से क्या करेगा, ये पूरा जो साइड चेन है पूरी ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बोक्सिल में, ये COH बन जाएगा. फिर SOCl2 से ट्रीट करने पे उसका COCl बन जाएगा. फिर H2 पैलेडियम, रोजनमैन रिडक्शन, उसका CHO बन जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो एंड प्रोडक्ट आएगा दैट इज CHO, ठीक है. ऊपर भी इसी तरह का आएगा, पहले MgBr बन गया, फिर HCH2, तो CH2OH, और यहाँ पर भी सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है CHO, ठीक है. सीक्वेंस देखना है क्या, वैसे तो आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा कि फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे ब्रोमीन बन रहा है, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये MgBr बन गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको HCHO के साथ ट्रीट कर रहे हैं, राइट. तो ये आपका CH2OH बन जाएगा यहाँ पे, और फाइनली फिर PCC से ट्रीट करने पे दिस विल बी CHO, ठीक है. सिर के पीछे आ गया. नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट थ्योरी की, स्टार्ट करते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो
थोड़ा सा एक बार मोमेंटम में आ जाओ, एक फ्रेश हो जाओ बिल्कुल से, ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ ये चीज़ आपने को समझनी है, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये बड़ा मेजर पार्ट है ये, बड़े ध्यान से सुनना है इसको। देखो, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन जो है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में, अल्डिहाइड हो कीटोन हो, अल्फा कार्बन के ऊपर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक। क्यों? क्योंकि इस H पॉजिटिव को अगर हम निकालते हैं, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा दैट विल बी डीलोकलाइज्ड, कार्बोनिल के साथ तो डीलोकलाइज होगा, तो इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है। ओके, तो चलिए अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है। नाउ अब इसमें एसिडिक मीडियम में आपको पता है ना कीटोनोल टॉटोमरिज्म भी होता है, राइट? तो अगर आप इसको नॉर्मली टॉटोमर फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, एसिडिक मीडियम आपने लिया, मतलब बेस नहीं लिया आपने डायरेक्टली, बेस लोगे तो वो H पॉजिटिव को निकाल लेगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बेस लेता हूं तो बेस क्या करेगा, बेस डायरेक्टली H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, उसको निकाल लेगा ये, और यहां से H पॉजिटिव निकालेगा तो ये बनाएगा एनोलेट आयन। तो बेस से ट्रीट करने पे आपको क्या मिलता है बच्चे, आपको मिलता है डायरेक्टली एनोलेट आयन। नाउ अगर मैं एसिडिक मीडियम लूं तो एसिड तो H पॉजिटिव को नहीं निकालने वाला ना, तो ये H पॉजिटिव क्या करवाएगा, ये H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा, मतलब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू उस H पॉजिटिव को गेन कर लेगा, ऐसा होगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, कीटोनोल टॉटोमरिज्म एसिडिक मीडियम में, तो ये अपने इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में कार्बोनिल इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है वो, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। और एनोलेट में क्या है, एनोलेट में बच्चे ये जो CH2 नेगेटिव है इसके पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज है कार्बन के पास, तो दैट कैन एक्ट एज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर भी आपके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है जो ऑब्वियसली बात है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसके पास है, पर इनोल में भी एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और वो क्या है, वो आपका ये पाई बॉन्ड, ठीक है। क्यों, वाई नॉट ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन के थ्रू अटैक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसका रेजोनेंस देखो, इसका रेजोनेंस कैसा होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर हमेशा नीचे मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा, तो दैट मींस ऑक्सीजन की तरफ नहीं जा रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन से दूर जा रही है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इस रीजन की तरफ आ रही है, ऑक्सीजन अपना डोनेट कर रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। तो बेटा ये पाई बॉन्ड जो है इसके थ्रू भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया जा सकता है, और ये CH2 नेगेटिव है ये भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अगर एनोलेट डायरेक्टली अटैक कर लेगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे RCOCH2E, राइट। और अगर पाई बॉन्ड से आप अटैक करते हैं, ठीक है, तो पाई बॉन्ड से अटैक करने पे क्या बन जाएगा आपके पास, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्यों, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये यहां जंप करके मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करवा देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला H पॉजिटिव निकल जाएगा बाहर, और ये वाला बॉन्ड यहां जंप करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो सेम चीज बन सकती है। तो जो आप एसिडिक मीडियम के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो वही चीज आप बेसिक मीडियम के थ्रू भी बना सकते हो। बेसिक मीडियम में बात सिर्फ इतनी है, बेसिक मीडियम में आपका एनोलेट आयन बनेगा और वो अटैक करेगा, और जो एसिडिक मीडियम में जो पाई बॉन्ड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पर एंड प्रोडक्ट दोनों में आपका सेम ही बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो H है इसको निकाल दीजिए, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा, बस डन, ज्यादा ही बड़ा प्लस हो गया, ठीक है। ये देखो ये वाला पार्ट समझ आ गया, एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे ही हम अल्फा हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। तो रिएक्शंस कैन आल्सो अकर एट द अल्फा कार्बन टू द कार्बोनिल ग्रुप, दीज रिएक्शंस प्रोसीड बाय वे ऑफ इनोल्स और एनोलेट्स। तो दोनों ही हमने तरीके देख लिए कि इनोल वाला तरीका भी देख लिया और एनोलेट वाला तरीका भी देख लिया, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट्स हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने में कैपेबल हैं। नाउ कन्वर्ट ईच कंपाउंड टू इट्स कीटो और इनोल टॉटोमर। टॉटोमरिज्म वैसे तो 11th क्लास में सारा पढ़ा ही होता है, पर फिर भी एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं सो दैट जस्ट टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, लॉन्ग फॉरगॉटन कॉन्सेप्ट्स। देखो ये आपका इनोल है, ओके, और इनोल में क्या करना होता है, अल्फा हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं ना, अल्फा हाइड्रोजन आपका कीटोनोल टॉटोमरिज्म के लिए चाहिए होता है। अल्फा कौन सा है, एक तो ये वाला हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये भी तो अल्फा कार्बन है,
यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये वाला sp3 है, तो ये वाला H जो है वो टॉटोमरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कर लो फिर इस्तेमाल, ठीक है। क्या समस्या है कोई समस्या? हाँ, समस्या एक है। समस्या है कोई? नहीं, चलो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। एक ये आपके पास है। दूसरा, क्या इस चेन में चलो यहाँ पर वो वाला केस नहीं आएगा वैसे, है ना। मैंने आपको पहले बताया भी था कि जब आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, लेट्स से ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखो, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो अल्फा का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल बगल वाला कार्बन उसी की हाइड्रोजन चाहिए। अल्फा का ऐसा समझो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जहां तक जा रहा है वहां का अल्फा, मतलब जहां तक कॉन्जुगेशन चल रही है, ये कॉन्जुगेशन यहां तक है, तो इस कार्बन का अल्फा भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपने बेसिक पढ़ा हुआ, मैं इसके बारे में ज़्यादा देखो डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो इसका अगर आप टॉटोमर बनाते हैं तो दैट विल बी ठीक है, ये बन जाएगा। अब बताओ, ये वाला जो हाइड्रोजन था ये कहीं यूज हुआ? नहीं, पर ये इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम का अल्फा है, अभी ये यूज नहीं था। क्यों? क्योंकि जो कीटो को इनोल में कन्वर्ट करना होता है तब इस्तेमाल होता है। तो ये वाला H, अब अगर ये वाला जो कीटो है इसका मेरे को एक और टॉटोमर बनाना है, मतलब एक और इनोल बनाना है, तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कीटो है इसका यहाँ पे भी अल्फा है और यहाँ पे भी अल्फा है, इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। तो ये वाला जो इनोल था ये किसके साथ था? ये इस हाइड्रोजन के साथ बना था, और ये वाला जो इनोल है ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ बना है, तो दो है, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर में जो, चलो मैंने आपको ये जो H बताया आपको, इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज हम कीटो से इनोल नहीं बना रहे, हम इनोल से वापस से कीटो बना रहे हैं। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में अभी कीटो इनोल बनाना है, ये वाला भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है। अब जो राइट साइड वाला अल्फा है इसके ऊपर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर तो कोई हमारे पास कैंडिडेट है नहीं, है ना, कीटोनोल टॉटोमरिज्म के लिए। और जो लेफ्ट वाली साइड है वहाँ पे H तो है, पर वो कार्बन sp3 नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ तक कॉन्जुगेशन है उसका अल्फा ले लो, ये वाला अल्फा। तो यहाँ पर जो H है वो भी काम आ सकता है। तो यहाँ पर जो H है, अब आप जैसे बेस कैटलाइज कीटोल इनोल टॉटोमराइजेशन की बात करें तो बेस इस H को निकालेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, ये वाला बॉन्ड वहाँ जंप करेगा, तो अल्टीमेटली ऊपर O नेगेटिव बनेगा, और बेस ये जो H निकाल के लेके गया था ये H फिर फाइनली वहाँ पे O नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, ये आपका आ गया तो इसका टॉटोमर। अगले वाले केस में ये आपका कीटो है, बगल में एक ही अल्फा है जिसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, ये बन जाएगा। एंड नेक्स्ट वाले केस में कीटो में देखो, अब यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। अब अगर हम बीच वाले से निकालते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? अगर आप मिडिल वाले पोजीशन से H यूज़ करते हैं टॉटोमराइजेशन के लिए, तो इन दैट केस ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में आ गया, बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में और आगे कार्बोनिल के साथ भी है। अगर मैं यहाँ वाले H को यूज़ करता और इस कीटो का इनोल बनाता, तो वो जो इनोल होता वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होता। तो इनोल तो मैं एक से ज़्यादा बना सकता हूँ यहाँ पे, बट ये वाला आपका ज़्यादा स्टेबल होगा इनोल्स में, ठीक है। तो एक और भी बन सकता है, अभी उसकी बात नहीं करते, कोई फायदा नहीं है। Now, all carboxylic acid derivatives can form enols of some kind. All carboxylic acid derivatives. Why? ऐसा कैसे भैया? इनोल कैसे बना सकते हैं वो? क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन है? कार्बोनिल क्लोराइड ले लो, एस्टर ले लो, अमाइड ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, है ना। तो इनके पास अल्फा पोजीशन तो मोस्टली, अब सिंगल कार्बन वाला हो तो दिक्कत आ जाएगी, बट जनरली ये अल्फा कार्बन है, राइट। तो यहाँ पे H अवेलेबल होगा तो यस, वहां से H पॉजिटिव निकाला जा सकता है। तो द पॉइंट इज, क्या ये फेवरेबल होगा? तो ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कैन फॉर्म इनोल्स ऑफ सम काइंड,
ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे इनोल्स बन रहे हैं, इनोल बन सकते हैं। द सेम कंपाउंड्स दैट आर मोर और मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक आर ऑल्सो द मोस्ट इजीली एनोलाइजेबल। ठीक है, देखो जो कंपाउंड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होगा? क्योंकि उसका कार्बोनिल क्या है, मतलब आसपास कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, राइट। तो उसके केस में अगर आप अल्फा से H पॉजिटिव निकालते हो तो नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से डीलोकलाइज होगा। तो जो कार्बोनिल ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, उसका इनोल भी उतनी ही आसानी से बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है आपके पास बेटा, इससे अगर मैं ये वाला H पॉजिटिव निकाल लूँ और मैं बना लूँ RCH नेगेटिव CHO, तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है इसको। यस, अब इसी की जगह अब मैं बोलूँ कि बेटा ये COOR है, तो देखो देयर इज ऑलरेडी दिस रेजोनेंस। अगर मैं इसका एनोलेट बना भी लेता हूँ, इस तरह से बना भी लेता हूँ, तो ये नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा अच्छे से डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ऑलरेडी OR के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहाँ पे इनोलेट आयन बनाना इज नॉट दैट मच फेवरेबल। ठीक है, और आपको पता है कि एस्टर उतने इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होते क्योंकि OR का डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, तो इसीलिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वही सबसे जल्दी इनोल भी बनाएंगे। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन से होते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसलिए RCOCl जो कार्बोनिल क्लोराइड वो आपका बहुत ज़्यादा आसानी से इनोल बना देगा। अब जैसे कि पहला केस मैंने यहाँ पर लिया बच्चों एग्जाम्पल एस्टर का, तो एस्टर पे CH3O नेगेटिव अगर अटैक करेगा, अब आप बोलोगे सर कैसे कैसे अटैक कर सकता है? देखो, अगर एज ए बेस काम करता है तो यहाँ से H पॉजिटिव निकाल लेगा, और अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया, यहाँ अटैक कर दिया सर, तो ठीक है ना, ये भी OCH3 है, इसको निकाल देगा और इसकी जगह खुद लग जाएगा, तो सेम ही चीज मिल गई आपको, है ना। तो यस, मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ बेस का काम कर सकता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, बट द पॉइंट इज ये अगर यहाँ अटैक करके इसको डिस्प्लेस कर भी देता है तो यू विल अगेन गेट द सेम रिएक्टेंट। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर जरूरी तो है नहीं कि OCH3 ही ले, कुछ और ले लेते हैं, दैट इज फाइन। तुम इस OR को निकाल के एक नया OR वहां पे चिपका लोगे तो तुम एस्टर को एस्टर में तो कन्वर्ट कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबल मैकेनिज्म, बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम इसको एज अ बेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एज अ बेस काम करेगा, तो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस CH2 नेगेटिव COOR। ये नेगेटिव चार्ज उतने अच्छे से डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिल इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, तो नॉट अ वेरी फेवरेबल एनोलेट आयन। ठीक है, तो उतना आसान यहाँ पर नहीं है। तीसरा, अब सॉरी दूसरा, RCOCl। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि RCOCl क्योंकि काफी इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं इसीलिए उनका एनोलाइजेशन भी बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यस, तो हम यहाँ पर लिया हमने R3N। R3N बच्चे एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। वाई नॉन न्यूक्लियोफिलिक? देखो, अगर इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल में यूज करूं, लेट्स से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पे कर रहा है, ऐसा कुछ बन जाएगा, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और N के 4 बॉन्ड। अब यहां पर क्योंकि N के चारों तरफ जो बॉन्ड बन रहे हैं उनमें से H कोई भी नहीं है, तो नॉर्मली होता है ना कि N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके साथ एक H लगा होता है, H पॉजिटिव को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर H कोई भी नहीं है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो तुम R को नहीं निकाल सकते बिकॉज R इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, नहीं निकलेगा बाहर R पॉजिटिव की फॉर्म में वो। ओके, तो इसीलिए R3N जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रेफर नहीं किया जाएगा डेफिनेटली, तो ये एज अ बेस ही काम करेगा, इसीलिए इसको नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस कहा गया। ये ऐसी स्पीशीज है इसके पास लोन पेयर तो है पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में इसकी कोई इच्छा नहीं है, तो ये इस H पॉजिटिव को निकाल रहा है, निकाल लेगा यहाँ से, यस, तो बन जाएगा आपका CH2 नेगेटिव COCl। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि ये यहां जंप करेगा एंड Cl बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज अ कीटीन। तो कीटीन यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट जनरेट हो सकता है, आराम से हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हुआ कीटीन जनरेट करने का। RCOCl में आप उसका क्या बना दो,
कोरिस्पॉन्डिंग एनोलेट बना लो जो उसके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और कीटीन बन जाएगा आपका। फिर कीटीन के क्रॉस और भी रिएक्शंस होते हैं, अब अभी मैं इन रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा बिकॉज कीटीन की रिएक्शन हम मोस्टली पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, तो वो आना ही है वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो उसके लिए। नेक्स्ट, अब OCH नेगेटिव, अगर आप बोलो सर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की तो आपने बात की, पर डायरेक्टली अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो क्या होगा, क्या उसमें एनोलेट बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब बोलेंगे कि भैया ये वाला H निकालने से बेटर है मैं ये वाला H ना निकालूं, बिकॉज आई विल ऑलवेज गो फॉर द मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो कार्बोक्सिलिक का अपना जो OH है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू द अल्फा वाला हाइड्रोजन। तो ये भाई साहब डायरेक्टली इस पे अटैक करके क्या बनाएंगे, ये, ठीक है, प्लस CH3OH ऐसा। तो यहाँ पर ये इधर अटैक करेगा रादर देन वहाँ अटैक करने के, और यहाँ पर CH3O नेगेटिव यहाँ पर भी ये भाई साहब इधर ही अटैक करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोजन लगा है अमाइड में वो ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे तो वो ज़्यादा अच्छे से डीलोकलाइज हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज से बेटर है नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, तो इसलिए अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप उस तरह का एनोलेट नहीं बना पाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन को निकालने के बजाय वो इन हाइड्रोजन को निकालना प्रेफर करेंगे, राइट। नाउ हाउ इनोल्स रिएक्ट, तो अब आगे बात करते हैं कि भैया ठीक है बना दिया हमने इनोल और एनोलेट बना दिया, अभी कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इनोल में क्योंकि ईन है और ओल भी है, तो OH भी है, उसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ईन है ना डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। और आपको मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि ये जो OH है ये अपने डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से इस तरह से डोनेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली इट इज मेकिंग दिस कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर से नहीं होगा, वो इस कार्बन के थ्रू होगा, बिकॉज ऑक्सीजन की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो है वो इस तरफ को है, ठीक है। तो ये नेगेटिव अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पे, एंड फाइनली ऑब्वियस सी बात है अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अभी तो चलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है CH2, ये E, और ऑब्वियस सी बात है इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, ये वाला पॉजिटिव निकलेगा, तो ये वाला केस आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ये, राइट। तो यस, तो लाइक अल्कीन्स इनोल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच and so they react as nucleophile, and enols are even more electron rich than alkenes. क्यों? क्योंकि एल्कीन्स में कोई डोनेटिंग इफेक्ट नहीं आ रहा किसी का मेसोमेरिक के थ्रू, यहां पर OH ग्रुप का डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है, राइट। तो ड्यू टू द प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। नाउ, और एनोलेट्स तब बनते हैं जब आप बेसिक मीडियम लेते हो, OH पॉजिटिव निकाल ही लेता है डायरेक्टली। तो एसिडिक मीडियम में इनोल और बेसिक मीडियम में डायरेक्टली एनोलेट, है ना। तो बेस ने ये अल्फा H निकाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए अच्छी बात है। तो ऑल्दो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल आर मोर एसिडिक देन मेनी अदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर स्टिल लेस एसिडिक देन OH बॉन्ड, ठीक है। जैसे OH चाहे कार्बोक्सिलिक का OH हो या नॉर्मली अमाइड का NH हो, तो वहां पर अगर आपको वो वाला H है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, तब नहीं आप अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करने जाओगे, फिर आप उसी हाइड्रोजन को निकालोगे, ठीक है। तो pKa ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रफली 20 होता है, ठीक है। मतलब कार्बोनिल के अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी लगभग pKa वैल्यू जो है वो 20 के आसपास रहती है, डिपेंडिंग ऑन फिर कौन सा कार्बोनिल है, तो 20 की रेंज में रहेगी। अब जैसे देखिए नॉर्मली आपकी इथेन है, इथेन का pKa वैल्यू कितना था 50, तो इथेन से तो यार अल्फा हाइड्रोजन जो है कार्बोनिल के बहुत ज़्यादा एसिडिक है। फिर ये आपका अलाइल है ना ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका H लगा हुआ है इस वाले पे, तो क्योंकि ये भी आपका है तो CH3, राइट। तो इसको निकालेंगे अगर हम, ठीक है, दैट इज अराउंड 43। एक सेकेंड, आई थिंक कुछ तो यहाँ पे लोचा है, हाँ दिस मस्ट बी H, है ना, ये H की बात हो रही होगी, तो विनाइल वाला H है ये, हाँ तो विनाइल वाला H है, इसकी pK वैल्यू रफली 43 है। RCH2CN, अब CN क्योंकि एक विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसलिए ये वाला H निकाल देंगे अगर आप,
तो यहाँ कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो साइनाइड के साथ थोड़ा सा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। ओके, पर वो कार्बोनिल जितना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल में नेगेटिव चार्ज जाता है ऑक्सीजन पे, यहाँ पर वो मैक्सिमम किस पे चला जाएगा? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज उतना अच्छा नहीं है जितना वो ऑक्सीजन पे है। तो इट इज 25, मतलब ये कार्बोनिल इस हाइड्रोजन से कम ही एसिडिक है। देन एस्टर की बात करें, इसका अल्फा वाला, ये भी कार्बोनिल से कम है, पता है ना आपको, इधर भी रेजोनेंस हो रही थी, तो ये भी अराउंड 25 है। तो साइनाइड और एस्टर दोनों के हाइड्रोजन आपके लगभग बराबर एसिडिक होते हैं, ठीक है, अल्फा वाले। एंड ये आपका आ गया नॉर्मली एसीटोन। एसीटोन का 19.2, तभी मैंने आपको कहा कि ये 20 की रेंज में है। अल्कोहल आपका 16। तो अगर अल्कोहल कहीं अवेलेबल हो या OH ग्रुप लगा होगा तो उसके H को निकालना प्रेफर करेगा बेस, रादर देन कार्बोनिल के अल्फा को निकालना। और जो मिडिल में आपका होता है, मतलब 1,3 डाइकीटोन जो होते हैं ना आपके, 1,3 डाइकीटो ग्रुप, 1,3 या बीटा डाइकीटो, उनके बीच में जो आपका H आता है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर पाएगा, दोनों कार्बोनिल से, तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक है। तो इसकी एसिडिटी आपकी पी के वैल्यू 9 आ गई। कार्बोक्सिलिक एसिड 4.8, हाईली एसिडिक, ये आपको पता ही है, ठीक है। अमाइड का अल्फा अराउंड 30, एस्टर से भी कम हो गया। अल्डिहाइड का अराउंड 17, ठीक है। देन ये दोनों तरफ OR ग्रुप लगे हों और बीच में आपके नेगेटिव हो तो ठीक है, पर उतना अच्छा भी नहीं है ना। ये 9 था, ये 13.3 है, ठीक ठाक डिफरेंस है, फिर भी नॉट बैड, नॉर्मल कार्बोनिल से तो बेटर है 13.3। और दोनों तरफ साइनाइड लगे हुए, ये भी अच्छा है, दोनों तरफ साइनाइड है, नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर पाएगा। और एक तरफ कार्बोनिल है और एक तरफ, मतलब एक तरफ एस्टर है और एक तरफ आपका नॉर्मली कीटोन है, तो ये 10.7, ये भी अच्छा खासा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस कर पा रहा है। हाँ, दोनों तरफ बहुत अच्छी नहीं कर पा रहा, पर एक साइड ज़्यादा अच्छी करेगा, एक साइड थोड़ी कम करेगा, ठीक है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, भागते चोर की लंगोटी से ही, राइट। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एन एनोलेट आयन इज एन एसिड बेस इक्विलिब्रियम। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना कि जो एनोलेट आयन आपका बनता है कि बेस आया H पॉजिटिव लेके गया, वैसा नहीं कि लेके चला गया भैया, वो इक्विलिब्रियम में चल रहा है मामला, समझे। फॉरवर्ड भी जाना है, अपन बैकवर्ड भी आएंगे। तो इट्स एन एसिड बेस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है, कि बेस आया, H पॉजिटिव को निकाला, कॉन्जुगेट एसिड बनाया और साथ में कॉन्जुगेट बेस, फाइन। तो बेटा इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए दिस बेस हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रिएक्टेंट के एसिड और बेस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे रिएक्शन उतना फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ही वीकर एसिड बेस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो प्रोडक्ट वाला वीक है कि नहीं है, रिएक्टेंट वाला अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट वाला रिलेटिवली वीक हो जाएगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगे उतना ही ये रिएक्शन या ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, मतलब एनोलेट बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बेटर होते जाएंगे। तो देख लो, जैसे बेस अगर आप NaOH लोगे, अब NaOH हमें लगता है कि यार बड़ा अच्छा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना पॉपुलर है, इतना जगह यूज़ करते हैं इसको, बट इट इज़ नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है बेस का, उसका पी के अराउंड 15.7 है, मतलब उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो उतना भी वीक एसिड नहीं है, 15.7 है। तो इसमें एनोलेट कितना बनता है? लेस देन 1%। मतलब अगर एनोलेट बनाना है तो NaOH इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, ओके। तो इसलिए दीज बेसिस, NaOH हो गया, NaOET हो गया, इवन इथॉक्साइड है ना, इसमें एनोलेट कितना बन रहा है? लेस देन 1%। तो दीज बेसिस आर मोर यूजफुल विद मोर एसिडिक बीटा डाइकार्बोनिल। हाँ, ये वाले भाई साहब अगर हैं तब आप ये वाले बेस लोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये 9 है और यहाँ पर जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो 15.7, 16 की रेंज में है ना। तो 9 इज मोर एसिडिक एंड प्रोडक्ट जो है वो 16 है, तो वो लेस एसिडिक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना फेवरेबल है, ठीक है। टर्ड ब्यूटॉक्साइड का कॉन्जुगेट 18, तो यहाँ पर आपका एनोलेट 1 से 10% बनता है। अब अगर आप NaH जो आपको H नेगेटिव प्रोवाइड करता है, या LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, लिथियम ये आइसोप्रोपाइल है 2 है ना, तो ये अमाइड था बेसिकली, N के साथ 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे थे और एक H था, वो H निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया और वहाँ पे La पॉजिटिव आ गया उसकी जगह पे। तो ये लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड
इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये NaH और LDA, इन दोनों का जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो 35 और 40, मतलब बहुत ही वीक एसिड है। तो रिएक्टेंट का एसिड 20 भी होगा pK और यहाँ पे 35 है, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत अच्छे से आराम से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड क्योंकि बहुत ही वीक है यहाँ पे, तो बड़े आसानी से रिएक्शन फॉरवर्ड ड्राइव होता है एंड एनोलेट आपको लगभग 100% इसमें मिल रहे हैं। तो अगर आपको जितना अच्छा बेस आप लोगे उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एनोलेट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपको परसेंटेज भी दे दिया, और परसेंटेज किसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, pKa ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो ये LDA जो आपने देखा कि ये बहुत अच्छा आउटपुट देता है 100%, ठीक है, 100% दे रहे हैं। इट क्विकली डीप्रोटोनेट्स एसेंशियली ऑल ऑफ द कार्बोनिल स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब इसको जहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये भाई साहब बोलते हैं हम तो निपटा देंगे सफा चट, इवन एट -78 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कई बार देखा होगा LDA के साथ जो रिएक्शन है वहां पर लिखा होता है THF -78 डिग्री सेल्सियस। वाई -78 डिग्री सेल्सियस, ऐसा क्या खास है -78 डिग्री सेल्सियस में? ऐसा कुछ नहीं है खास। अभी आपको ये भी बताता हूँ मैं कि वाई -78 डिग्री सेल्सियस, बहुत बुक्स में मिलता है, बच्चों को लगता है यार कुछ खास ही होता होगा -78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कुछ खास ही मैकेनिज्म होता होगा, नहीं। तो LDA बहुत जल्दी से H पॉजिटिव निकाल लेगा अल्फा हाइड्रोजन वाले टू फॉर्म द एनोलेट, एंड THF वहां पर एक सॉल्वेंट की तरह यूज किया गया है। अब -78 डिग्री का जो यहाँ पे फंडा है वो क्या है, इट इज जस्ट दैट कोल्ड टेम्परेचर इंप्रूव्स द सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन मान लो जी इधर भी हैं और जी उधर भी हैं, किसको निकालें, तो थोड़ा सिलेक्टिव, नहीं तो इसको भी निकाल लेगा उसको भी निकाल लेगा, यू विल गेट अ मिक्सचर। तो ये सिलेक्टिविटी बढ़ाता है कोल्ड टेम्परेचर, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की जगह एक प्रोडक्ट आपको ज्यादा अमाउंट में मिल जाएगा। एंड -78 डिग्री सेल्सियस ही क्यों, बिकॉज दैट इज द टेम्परेचर जो हमें मिलता है अगर हम ये एक सस्ता कोल्ड बाथ प्रिपेयर करें ड्राई आइस और एसीटोन को मिला के। अगर आप ड्राई आइस लो, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और एसीटोन लो, इनको मिला के जो कोल्ड बाथ बनता है ना, बड़ा सस्ता होता है ये बनाने में, तो इसका टेम्परेचर होता है -78। तो क्योंकि सस्ता है बनाने में, यही यूज कर लेते हैं, तो इसलिए -78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको मोस्टली रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो दैट इज द रीजन कि क्यों आपको ये -78 डिग्री सेल्सियस ज्यादा देखने को मिलता है ये वाला टेम्परेचर। देखो अब यहाँ पे LDA है, अब ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों ही आइडेंटिकल है, तो चाहे यहाँ से H पॉजिटिव निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो निकाल लो भाई, कोई वाला भी निकाल लो, किसी भी एक तरफ, ये बन गया आपका। बट नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, यहां पर जो H लगा और यहां पर H लगा बेटा, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। यहां से नेगेटिव निकालोगे तो इस नेगेटिव के साथ ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहां पर नेगेटिव लगाओगे निकालोगे, यहां से H पॉजिटिव निकालोगे लेफ्ट साइड से, तो वहां पे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगे हुए, तो ज्यादा अच्छा नेगेटिव चार्ज कहां पे होगा, ऑब्वियस सी बात है यहीं पे होगा। यस, तो LDA की जो सिलेक्टिविटी है वो भी यही बोलती है कि भैया H पॉजिटिव वहां से निकालना है जहां पर लेस ब्रांचेस लगी हुई हैं, कम अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। ये सिलेक्टिवली यही बनाएगा, ये यहां से नहीं निकालेगा। अब इसकी जगह पे अगर आपने NaOET लिया होता, टर्ट ब्यूटॉक्साइड लिया होता, वो क्या करता, वो भाई साहब यहां से भी निकालते यहां से भी निकालते, है ना, गिविंग यू मोर ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, समझे, ये समस्या है। ओके, तो इसीलिए LDA इज वेरी सिलेक्टिव कि मुझे लेस सब्स्टिट्यूटेड एनोलेट बनाना है, तो इसलिए बहुत बहुत काम का होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया होगा जिसमें दो अलग अलग टाइप की अल्फा हाइड्रोजन दी होंगी, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा, और LDA दिया होगा और आपको बोलेगा यहाँ क्या बन रहा है, और दूसरे केस में टर्ट ब्यूटॉक्साइड दिया होगा और बोलेगा यहाँ क्या बन रहा है, ठीक है, तो वो होता है। और जैसे ये यहाँ पर एक H है, यहाँ पे एक H है, तो लेफ्ट वाला H लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, राइट वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर बेटा ये वाला H निकालते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज ठीक है रेजोनेंस में है, फाइन, ठीक है, फाइन, ये रेजोनेंस में है, ये जो डबल बॉन्ड आया, अब ये डबल बॉन्ड जो बना ये ज्यादा अल्काइलेटेड है, और आपको पता है एल्कीन्स ज्यादा अल्काइलेटेड हो
तो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबल आएगा, तो ये थर्मोडायनेमिक एनोलेट है। पर अगर आप ये लेफ्ट वाला H निकालते तो जो नेगेटिव चार्ज आता है ये रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस में जो ये एल्कीन बनी ये उतनी स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये काइनेटिक एनोलेट है। तो आप ये बोलते हैं कि जो LDA है वो काइनेटिक एनोलेट ज़्यादा बनाता है, और जो आपका टर्ट ब्यूटॉक्साइड वगैरह बाकी जो होंगे, ठीक है, बेसिस दे विल फॉर्म थर्मोडायनेमिक एनोलेट। तो काइनेटिक एनोलेट कब बनता है? LDA जब आप यूज कर रहे हो, है ना। तो स्ट्रॉन्ग नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस जब आप लेते हो लाइक LDA, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है THF, और लो टेम्परेचर लेना है, तो लो टेम्परेचर पे सिलेक्टिविटी बढ़ती है। और थर्मोडायनेमिक एनोलेट, थर्मोडायनेमिक चीजें हमेशा कब होती है? थर्मोडायनेमिक का मतलब यार उसकी थोड़ा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी थोड़ा सा हाई होगी, इसीलिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अच्छी होगी। तो रूम टेम्परेचर लोगे तो थर्मोडायनेमिक एनोलेट बनने के चांसेस ज़्यादा है। और एक स्ट्रॉन्ग बेस लो लाइक टर्ट ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, एंड प्रोटिक सॉल्वेंट, ऊपर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, राइट। तो ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि थर्मोडायनेमिक एनोलेट और काइनेटिक एनोलेट का क्या डिफरेंस है, और कौन सा एनोलेट किस कंडीशन में फेवर किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज अ मेजर एनोलेट फॉर्म्ड इन ईच रिएक्शन। आपको ये करना है कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। एंड ठीक है, रेसिमाइजेशन एट द अल्फा कार्बन, ठीक है, इसको पढ़ लेना। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है। रेसिमाइजेशन का क्या है कि यहाँ से आपने H पॉजिटिव निकाला, अभी जो नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, इस पे वाटर अटैक कर रहा है। अब फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक यहाँ पे कर सकता है। अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव चार्ज तो sp3 नहीं है सर, कार्बन आयन तो sp3 होते हैं ना, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। नहीं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं है। जब यहाँ डीलोकलाइज करोगे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा बीच में, O नेगेटिव बनेगा, ऑटोमेटिकली sp2 हो गया हो, और रेजोनेंस से हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती। तो ये लोन पेयर क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसीलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में या पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको काउंट नहीं करना है। तो ये sp2 है ये वाला कार्बन। तो sp2 होने की वजह से H2 फ्रंट से भी आ सकता है और बैक से भी आ सकता है। तो अगर फ्रंट से आया हो H2 से करना है क्या, उसको H ही लेना है, जो बेस पहले ले गया था वो H वापस लेना है। पर क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों तरीके से आ सकता है तो वो वाला जो H है वो फ्रंट में भी लग सकता है और वो बैक में भी लग सकता है। तो इसीलिए अगर ये कार्बन टर्न्स आउट टू बी ए कायरल सेंटर, 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है ना, ये इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर H है, इधर कार्बोनिल है, तो बिकॉज दिस कार्बन इज अ कायरल सेंटर, और आपको ये वाला भी मिला और ये उसका ऑपोजिट वाला भी मिला, तो यू आर गेटिंग अ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। तो दैट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, क्योंकि 50-50 चांस होंगे दोनों के, 50% के आसपास ये बन जाएगा, 50% के आसपास ये बन जाएगा, तो यू आर गेटिंग अ रेसिमिक मिक्सचर। एनोलाइजेशन में सिंपल कुछ नहीं किया आपने, बस कायरल स्टार्टिंग मटेरियल लिया, उसका एनोलेट बनाया और उसके फिर से पानी का अटैक करके वापस से स्टार्टिंग मटेरियल बना दिया। पर स्टार्टिंग मटेरियल जो आपने लिया था वो एक इनेंशियोमर था, तो प्योरली कायरल था, पर जो प्रोडक्ट बना वो रेसिमिक मिक्सचर है। तो रिएक्टेंट जो था वो कायरल था, ऑप्टिकली एक्टिव था, पर जो प्रोडक्ट है जो कि वो रेसिमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नाइट्रोसेशन ऑफ एनोल्स वगैरह, थोड़ा सा डार्क मोड में आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। वी आर स्विचिंग ओवर टू डार्क मोड, फाइन। नाइट्रोसेशन ऑफ एनोल्स करेंगे, यस, इनोल ईथर वगैरह, ये मेरे को तो प्लान था कि अभी कर लें इसको, बट आई थिंक इतना काफ़ी हो गया है, ठीक है। इतने पार्ट को समझने में, एक बार प्रैक्टिस करने में आपका भी समय लगेगा। ओके, चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ये जो एनालाइजेशन वाला पार्ट जो है थोड़ा सा एडवांस वालों के लिए है, तो जो एडवांस की तैयारी करें उन्हीं को वो पढ़ना है। मैं मेंशन कर भी दूंगा वैसे मैं जो पढ़ाता हूँ इस समय, बट प्रैक्टिस करनी सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई मैंने। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहेंगी और फिर कोई फायदा नहीं है ना। पढ़ते समय तो लगेगा यार पावा क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, बट फायदा तभी है ना अगर वो चीज़ रिटेन भी हो रही है माइंड में, वो तभी होगी जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे। ओके, चलो, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव अबाउट कैनवस क्लासेस, एंड मिलते ब्रेक के बाद।